अब्दुल्ला भी इसके हमनवा बन चुके हैं। मोहम्मद अशद हमारे नुमाइंदे इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस हवाले से कुछ मजीद बात करते हैं। अशद, सबसे पहले तो ये बताइएगा, ये जो रिपोर्ट सीटीडी की जानिब से मुरतब की गई है, इसमें क्या इंकशाफात किए गए हैं दाइश की यहाँ मौजूदगी के हवाले से? जी देखिए, दाइश के हवाले से बड़ी तहलका खेज एक रिपोर्ट मुरतब की गई है काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट की जानिब से, और इस रिपोर्ट में जो है कुछ होशरुबा इंकशाफात किए गए हैं दाइश के हवाले से, जिसमें इस चीज़ का जिक्र किया गया है कि 2014 से जो है दाइश ने पाकिस्तान में अपना नेटवर्क मुनज़्ज़म और मजबूत करने की कोशिशों में जो है वो मसरूफ़ अमल है, जिसमें इस चीज़ का भी इस रिपोर्ट में जो है ख़ास तौर पर जिक्र किया गया है कि 2014 में ही कलदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान का जो है उसके मुज़ाकरात थे, हुकूमत पाकिस्तान के साथ कुछ मुज़ाकरात जो हुए थे, उसमें इनके जो कुछ जो उसमें इनके जो सेल्स थे, जो स्लीपर सेल्स थे, स्प्रिंटर सेल्स थे, उनमें जो है इनमें इसमें आपस में जो है वो झगड़ा हुआ और उन्होंने फिर दाइश की जो है वो हिमायत की। जो है रिपोर्ट में इस बात का भी इंकशाफ किया गया है कि जो दाइश की जो तंजीमें हिमायत कर रही हैं वो क्योंकि उनके जो आइडियोलॉजिकल बेसिस के ऊपर जो है वो इनकी हिमायत की जा रही है। खास तौर पे एक कराची से ताल्लुक रखने वाली कलदम तंजीम है जिसके अंदर। ठीक है अशद, मैं आपकी जानिब वापस आता हूँ। इस वक्त जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब दिफा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस हवाले से बात करेंगे। अमजद शुएब साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, ये फरमाइएगा कि बहुत सी ऐसी सियासी शख्सियात है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान अज खुद इस चीज़ को डिनाई कर चुकी है कि दाइश की पाकिस्तान में मौजूदगी नहीं है, लेकिन अब जो काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट की जानिब से ये रिपोर्ट सामने आई है उसमें कहा गया कि 2014 से ये तंजीम यहाँ पर अपने पंजे गाड़ने में मसरूफ़ है और जंदुल्ला कलदम लश्कर जंगी इनकी हमनवा बन चुकी हैं। सर, क्या कहेंगे इस हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये बात दुरुस्त है। जंदुल्ला पहले इंडिपेंडेंटली बलूचिस्तान से ऑपरेट करती थी और ईरान के खिलाफ ऑपरेट करती थी। कुछ पाकिस्तान में भी उसने किए। आपको याद होगा कि कराची के कोर कमांडर पे हमला हुआ था, बहुत अर्सा पहले की बात है, वो भी जंदुल्ला ने किया था। लेकिन उसके बाद ये ज्यादा मुनज़्ज़म होते गए, लेकिन चूंकि इनके मकासद मिलते थे लश्कर जंगी से और अब ये लश्कर जंगी में शामिल हुए, उसके बाद जब इन्होंने देखा कि ISIS का भी मकसद वही है और वो भी सेक्टेरियन किस्म की ऑर्गेनाइजेशन है और उन्होंने इराक में बड़ा सेक्टेरियन कत्ल गारत बड़ी की, तो फिर ये उनके साथ मिल गए। अब ये है कि अम्ब्रेला एक इस्तेमाल होती है, लेकिन इनके मकासद तरीका दहशतगर्दी का तो सबका एक जैसा है, मकासद इनके थोड़े थोड़े मुख्तलिफ हैं। और आपने देखा कि लश्कर जंगवी और जंदुल्ला ये टोटली पाकिस्तान के अंदर ऑपरेट करते हैं, जबकि जिसको हम IS कहते हैं ये इनिशियली जब अफगानिस्तान में क्रिएट की तो ये इंडिया ने क्रिएट करवाई थी। इनका ख्याल ये था कि तालिबान, वैसे जो पाकिस्तानी तालिबान है वो अफगान तालिबान के खिलाफ नहीं लड़ते, लेकिन उसमें से अगर ISIS के धड़े बना दिए जाए तो वो तालिबान के खिलाफ लड़ेंगे। चुनांचे इन्होंने ISIS बना के तो अफगान तालिबान के खिलाफ उनको लड़ाया और साथ अफगान फोर्सेज भी लड़ती थी। तो इनका ख्याल था कि तालिबान से शायद गुफ्तो शनीद ना करनी पड़े और अफगान तालिबान इसी तरह ही दो ग्रुपों के साथ कता कलामी के लिए माजरत। अभी हालिया जो दहशतगर्दी के वाक़यात पेश आए हैं, लाहौर का हो गया, सेवन शरीफ का हो गया, इसमें जंदुल्ला लश्कर जंगी इस तरह की तंजीमों के मुलविस होने के सुराग भी मिले हैं और इस सिलसिले में बताया भी गया है। तो इन्हें ISIS की मुआवनत हासिल थी जिसकी वजह से यहाँ पर इस तरह के हमले किए गए और आइंदा भी इस तरह की कार्रवाइयाँ हो सकती हैं। देखिए, ISIS एक अम्ब्रेला आप कह लीजिए, एक ऊपर टॉप ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे है, जबकि ये अपनी आइडेंटिटी जो है मेंटेन कर रहे हैं लश्कर जंगवी और जंदुल्ला, क्योंकि दोनों के अपनी जड़ें यहाँ पाकिस्तान में थी। लश्कर जंगवी साउथ पंजाब से उठा था, जंदुल्ला वाले जो हैं वो कराची साइड से उठे थे और बलूचिस्तान से निकले थे। चुनांचे इनके अपने कॉन्टैक्ट, इनके अपने सेल्स, इनके अपना तरीकाकार, इनके स्पॉन्सर वगैरह वो मौजूद हैं यहाँ पे, और नतीजा ये कि इनको यहाँ ऑपरेट करने में आसानी है। अब वो नाम अपना पीछे कुछ भी रख लें, जहाँ तक ताल्लुक है ISIS का कि उसको अबू बकर बगदादी से उसको तायद नहीं मिली हुई। इन्होंने बैत की थी, लेकिन अफगान तालिबान ने इनसे पहले मुल्ला मंसूर अख्तर ने उनको चिट्ठी लिखी थी और उनको वादे किया था इसको अबू बकर बगदादी को कि वो अफगानिस्तान के मामला में टांग ना अड़ाएं, ये बिल्कुल मुख्तलिफ मसला और ये हमारी पहले ही एक इस्लामी ममलिकत है, अमीर अमारत है अफगानिस्तान की, तो इसमें कोई ऐसा इशू नहीं जहां ISIS को टांग अड़ाने की जरूरत हो। तो उससे वो उन्होंने इनको अलहदा कराया। लेकिन इस ISIS, जैसे हम ISIS कह रहे हैं अफगानिस्तान में, और जंदुल्ला और लश्कर जंगवी, इनको अब पैसा मिल रहा है रॉ से, इंडियन एजेंसी से, और वो NDS के थ्रू देते हैं।
سروائیول کے لیے پیسہ بہت ضروری ہے. ابھی جو اس پہ کھوج لگایا گیا, جو بات چیت سامنے آئی, جو 7 میں اٹیک ہوا, اس پہ تقریباً 50-60 لاکھ روپیہ خرچ آیا ہے. یہ جو بھی یہ کرتے ہیں خودکش دھماکے والے لوگ, ان کو جو مہیا کرتے ہیں وہ 15-20 لاکھ روپیہ تو وہ لیتے ہیں. اس کے علاوہ ہر جگہ پہ ان کو پیسہ دینا پڑتا, تو اتنا پیسہ ان کے پاس ویسے تو ہوتا نہیں, لیکن یہ کوئی نہ کوئی آرگنائزیشن, کوئی ملک پیچھے, کوئی ایسا. سر آپ نے کہا کہ یہ افغان فورسز کے خلاف جو ہے برسرے پیکار ہے, داعش کی تنظیم ہو گئی. ہم نے دیکھا کہ یہ جو حالیہ دہشت گردی کے واقعات ہیں اس میں سرحد پار سے ہی اس کی معاونت شامل رہی, سرحد پار سے ہی اس کو کنٹرول کیا جاتا رہا, یہ باقاعدہ طور پر پاکستان کی جانب سے کہا بھی گیا. تو یہ جو فورن فنڈنگ ہے سر, یہ بھی وہیں پر ساری ہو رہی ہے, اس کے بعد یہاں پہ ٹرانسفر کیا جاتا ہے؟ جی وہاں ایکچولی فنڈنگ ساری جو ہے وہ افغانستان میں ملتی ہے, ان کو انڈین دیتے ہیں, ان کو انڈین ایجنسی را دیتی ہے. اور ISIS جو ہے وہ وہاں پہ افغان حکومت کے خلاف نہیں لڑ رہی, یہ ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے. مقاصد ان کے مختلف ہیں. ISIS کو وہاں پہ انہوں نے افغان طالبان کے خلاف لڑایا. ان کا یہ خیال تھا کہ افغان طالبان کو کمزور کرنا جو ہے وہ آسان ہو جائے گا اگر ISIS لڑ دی جائے. آپ کو یاد ہوگا کہ ملا فضل اللہ جو پاکستانی TTP کہلاتی ہے, وہ افغان طالبان کے ساتھ نہیں لڑتے کیونکہ ملا عمر کو وہ اپنا امیر مانتے. اب ملا ہیبت اللہ کو اپنا امیر مانتے. لیکن ISIS دھڑا علیحدہ بادام بنا دینے سے یہ آسانی ہو گئی کہ ان کو انہوں نے افغان طالبان کے خلاف لڑا دیا. اور وہ ان کا خیال تھا کہ 2 فورسز جب لڑیں گے افغان طالبان کے خلاف, ایک افغان آرمی اور دوسرا یہ ISIS, تو افغان طالبان کمزور ہوں گے اور ان کو ٹیکل کرنا آسان ہو جائے اور پاکستان کے ذریعے گفت و شنید کی ضرورت نہیں پڑے گی. لیکن ISIS کے اپنے بھی بننے کے مقاصد ہیں, اس میں اب یہ جندلہ گھس گیا, اس میں یہ چلے گئے جو لشکر جنگوی, وہ پاکستان. جی ہاں, بہت سی دیگر جماعتیں ہیں جو کہ ان کے ساتھ شامل ہوں گی. بہت شکریہ جنرل ریٹائرڈ امجد شعیب صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ارشد کراچی سے کا بھی بہت شکریہ. نفیس ذکریہ صاحب ترجمان دفتر خارجہ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے اس حوالے سے بات کریں گے. نفیس ذکریہ صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت. سر داعش جو تنظیم ہے وہ 2014 سے یہاں پر اپنے پنجے گاڑنے میں مصروف ہے. مختلف جو کارروائیاں رہی ہیں اس میں جندلہ ملوث تھی یا لشکر جنگوی ملوث تھی یا دیگر کلعدم تنظیمیں جو بھی ملوث رہیں, انہیں پر بیہائنڈ دا سین حمایت حاصل تھی داعش کی. سر اس حوالے سے کیا موقف ہے حکومت کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. لیکن سب سے بڑی بات ہے کہ داعش کا کوئی یہاں پہ آرگنائز پریزنس نہیں ہے. ہم نے بارہا یہ بات کہی ہے, اور بالخصوص جو ہے یہ تمام جو ٹیررسٹ آرگنائزیشنز ہیں جن کے جو یہاں پہ جس طریقے سے آپریشن سٹارٹ ہوا ہے پاکستان میں ضرب عرض, اس سے پہلے بھی آپریشن ہوئے ہیں ضرب عرض بالخصوص وہاں, اس کے بعد سے ٹیررسٹ جو ہے وہ سارے دے آر آن دا رن. ٹھیک ہے, اور داعش کے حوالے سے جو بھی خبریں آئی ہیں یا جو کچھ بھی ہے اس میں جو خبر ہمارے مطلب سرکولیشن میں وہ یہی ہے کہ ان کا جو اس وقت اڈا ہے اور یا ان کا وہاں بیت جو ہے وہ بیسکلی افغانستان میں ہے. اور اس کے اوپر تو کئی ممالک نے جو ہے نہ صرف یہ کہ اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے, بلکہ اگر آپ جنرل نکلسن کی رپورٹ دیکھیں جو انہوں نے 5 دسمبر کو سبمٹ کی تھی ان کی حکومت کو, تو اس کے اندر بھی جو ہے اس کا ذکر ہے کہ یہ وہاں پہ کتنے جو ہے مختلف آؤٹ فٹس ہیں, ٹیررسٹ آؤٹ فٹس ہیں جو وہاں پہ افغانستان میں ہیں, ان میں داعش بھی ہے. سر آپ نے کہا کہ ایک مکمل جو ہے یہاں پر اس کا سٹرکچر باقاعدہ طور پر نہیں ہے داعش کا, لیکن سر مختلف ناموں کے ساتھ جو دیگر تنظیمیں موجود ہیں داعش کی حمایت کے ساتھ ہی وہ یہاں پر کارروائیاں کر رہی ہیں. ہم نے یہ بھی کہا کہ سرحد پار سے یہ کارروائیاں ہوتی ہیں, سرحد پار سے تو پھر اسی طرح کی تنظیمیں ہیں جنہیں فورن فنڈنگ کی جاتی ہے اور وہ یہاں آ کر کارروائی کرتے ہیں اور واپس یہاں سے چلے جاتے ہیں. وہ دیکھیں نا, ہم جس پہ تو ہمارا موقف بھی سب کے سامنے ہی ہے. ہم نے یہ بات کہی ہے, دیکھیں بالخصوص یہ ایشیو سے پہلے جو ٹیررسٹ اٹیکس ہوئے تھے اور ابھی جو محمد ایجنسی میں ہوا واقعہ, تو اس کے اندر سب چیزوں کے اندر آپ کے سامنے واضح طور پہ جب 7 شریف پہ ہوا تھا اور لاہور میں ہوا تھا, تو سب میں ان میں جو کلیم جس آرگنائزیشن نے کیا تھا جماعت الاحرار نے اور ISIS نے, وہ سارے کے سارے انہوں نے وہاں سے کلیم کیا تھا افغانستان سے. تو ہم نے افغانستان سے یہ آلریڈی ٹیک اپ کیا ہوا ہے, کیونکہ یہ ایک ٹیررزم جو ہے وہ بیسکلی دونوں ہی ممالک جو ہے اس کے وکٹم ہے, دونوں ممالک کا ایک کامن اینیمی ہے, کامن پرابلم ہے. تو اس میں ہم نے ان سے ٹیک اپ کیا ہوا ہے افغانستان سائڈ سے کہ اس کو سب سے بہترین طریقہ جو ہے وہ یہ ہے کہ بارڈر مینجمنٹ جو ہے اور بارڈر
कंट्रोल जो है दैट इज इम्पोर्टेंट इसको रोक थाम करने के। इस कॉन्टेक्स्ट में हमने इनसे बात की और अफगानिस्तान में भी जो है इस चीज़ के ऊपर सोच विचार है मेरे ख्याल से। नफीस ज़िक्री साहब, उम्मीद करते हैं कि इस हवाले से संजीदा इक़दाम जो हैं वो जारी रहेंगे हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से, और अगर इस सिलसिले में कोई तशवीशनाक खबर आती है तो उस पर भी इक़दाम उठाए जाएंगे। बहुत शुक्रिया, ज़िक्रिया साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे पाक अफगान सरहद तुरखम की। 18 रोज़ की बंदिश के बाद पाक अफगान सरहद अब खुल गई है, जिसके बाद दोनों तरफ अवाम की आमद-ओ-रफ्त का सिलसिला जारी है। पाक अफगान सरहद को 2 मकामात पर, तुरखम और चमन पर 2 रोज़ के लिए खोला गया है, लेकिन सरहद पर तिजारती सरगर्मी की इजाज़त नहीं होगी। तुरखम के रास्ते पर सिर्फ वीज़ा और पासपोर्ट रखने वालों की आमद-ओ-रफ्त ही मुमकिन होगी। पाकिस्तानी शहरियों को भी बगैर पासपोर्ट दाखिले की इजाज़त नहीं मिलेगी। सख्त चेकिंग के लिए सरहद पर FC और खासादार फोर्स तैनात है। अफगानिस्तान से मुल्हिका सरहद पर दीगर मकामात पर भी सिक्योरिटी रेड अलर्ट कर दी गई है। आलमगीर खान जो कि इस वक्त तुरखम सरहद पर उनसे इस बारे में मजीद जानते हैं। आलमगीर, ये बताएगा कि 2 रोज़ के लिए सरहद खोली गई है, तिजारती सरगर्मियों की इजाज़त नहीं है, सिर्फ जिनके पास पासपोर्ट है, वीज़ा है, वही यहाँ पर आ सकते हैं, जा सकते हैं। क्या कहना है यहाँ पर जो लोग आ रहे हैं या जो यहाँ से जा रहे हैं, क्या ख्यालात रखते हैं वो? जी बिल्कुल, यहाँ पर चूँकि 18 रोज़ तक ये सरहद बंद थी, तो इस वजह से काफ़ी सारे बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर फंसे हुए थे। यहाँ पर ज़्यादातर यहाँ पर अफ़गानिस्तान से लोग इलाज के लिए भी आते हैं। इसके अलावा मुख्तलिफ उनके यहाँ पर रिश्तेदारियाँ भी हैं, उनके दीगर जो अशिया खुर्दनोश, इसके अलावा जो सामान इलेक्ट्रॉनिक्स की अशिया जो भी हो, तो मेडिसिन, तो यहाँ पर वो पाकिस्तान का रुख करते हैं। तो आज जब हमने देखा सुबह से यहाँ पर हज़ारों की तादाद में लोग यहाँ पर आए थे, जिनमें बच्चे, बूढ़े, जवान, ख़वातीन, इनमें मरीज़ काफ़ी तादाद में इनमें मरीज़ भी थे। लेकिन यहाँ पर उनके लिए पासपोर्ट और वीज़ा चूँकि लाजमी कर दिया गया है। तो पहले तो ये है कि ये सादा लोग हैं, पहले से ये सिर्फ शनाख्ती कार्ड पर ये एंट्री करते थे दोनों अतराफ़ में, लेकिन चूँकि 1 जून 2016 से जब से यहाँ पर बॉर्डर मैनेजमेंट का सिलसिला यहाँ पर सख्त कर दिया गया है, उससे पहले 15,000 के करीब ये इन लोगों की दोनों जानिब आमदोरफ्त होती थी। इसके अलावा 1600 के करीब ये गाड़ियाँ भी जाती थी। लेकिन बॉर्डर मैनेजमेंट के बाद 1 जून से जब से यहाँ पर बॉर्डर मैनेजमेंट का सिलसिला शुरू कर दिया गया है, तो उसके बाद से ये तादाद भी कम हो गई थी। ये ज़्यादा से ज़्यादा ये 5,000 तक ये तादाद आ चुकी थी जब से दस्तावेज़ात लाजमी कर दिए गए थे। तो आलमगीर, अब 2 रोज़ के लिए जब सरहद खोली गई है, चमन और तुरखम के रास्ते से लोगों की आमद-ओ-रफ्त का सिलसिला जारी है, तो इन दोनों रास्तों पर इक़दामात क्या क्या उठाए गए हैं सिक्योरिटी को लेकर? जी बिल्कुल, यहाँ पर मेन फोर्स जो है ये खासादार और FC है, और FC और खासादार फोर्स ही यहाँ पर ड्यूटी अंजाम दे रही है। चूँकि आज रश भी बहुत ज़्यादा है और काफ़ी दिनों के बाद 18 दिनों के बाद ये बॉर्डर खोल दिया गया है, तो एहलकारों की तादाद यहाँ पर बढ़ा दी गई है। बाकी मुख्तलिफ यहाँ पर पेशावर से आते हुए तकरीबन यहाँ तक 6 से 7 चेक पोस्टें हैं, तो वहाँ पर भी इनकी चेकिंग की जाती है। बाकायदा जिनके पास पासपोर्ट और वीज़ा हो तो उनको तुरखम तक छोड़ दिया जाता है, और फिर तुरखम बॉर्डर पर जब वो बॉर्डर क्रॉस करते हैं तो वहाँ पर भी उनकी बाकायदा वहाँ पर क्लियरेंस होती है। पासपोर्ट और वीज़ा रखने वालों को ही अफ़गानिस्तान छोड़ दिया जाता है। इसके अलावा ये भी है कि पाकिस्तान से सिर्फ उन लोगों को अफ़गानिस्तान की तरफ छोड़ दिया जाता है जो अफ़गानी हों। इसी तरह जो अफ़गानिस्तान से जो लोग आ रहे हैं तो वो भी सिर्फ पाकिस्तानियों को ही छोड़ा जा रहा है। लेकिन ये है कि इस साइड से लोगों का रश बहुत ज़्यादा है, यहाँ से फ़्लो बहुत ज़्यादा है। हज़ारों की तादाद में यहाँ से अफ़गानिस्तान जाना चाहते हैं। इसके मुकाबले में अफ़गानिस्तान से जो पाकिस्तानी आ रहे हैं तो इनके मुकाबले में उनकी तादाद बहुत ही कम है। आखिरी अच्छा आलमगीर, ये बताइएगा कि तिजारती सरगर्मियों की भी इजाज़त नहीं दी गई। हमने देखा कि यहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा, ठीक है, आलमगीर ख़ान से इस हवाले से जो है वो मज़ीद हम बात करेंगे कि क्या सूरत हाल है और वहाँ पर लोगों की आमद-ओ-रफ्त का सिलसिला किस तरह से जारी है। शाह महमूद कुरैशी साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं, उनसे इस हवाले से बात करेंगे। शाह महमूद कुरैशी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त। सर, 18 रोज़ सरहद को बंद रखा गया दहशत गर्दी के वाक़यात के बाद, अब 2 रोज़ के लिए खोला गया है, लेकिन तिजारती सरगर्मियाँ मुअत्तल हैं। आप
समझते हैं कि इस तरह से जो सिक्योरिटी इक़दाम उठाए गए हैं यहाँ पर हालात कदरे बेहतर हुए हैं उससे? देखिए, 2 दिन के लिए सरहद खोली गई है क्योंकि बहुत से लोगों को जिनके पास जायज़ पेपर्स भी थे और उन्होंने आमदोरफ्त का सिलसिला रुका हुआ था, उनको फैसिलिटेट करने के लिए, ठीक है, एक ह्यूमन कंसिडरेशन भी थी और अफगानिस्तान की हुकूमत की ख्वाहिश भी थी। तो हुकूमत पाकिस्तान ने लोगों को उनकी तकलीफ को दूर करने के लिए एक कदम उठाया है जो कि मुनासिब है। अब सवाल ये है कि जो चैलेंज है वो चैलेंज तो मौजूद है। चैलेंज क्या है? चैलेंज ये है कि हमने अपने बॉर्डर को मैनेज कैसे करना है। चैलेंज ये है कि अफगानिस्तान में वो अनासिर जो उस सरजमीन को इस्तेमाल कर रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ, उनका तदारुक कैसे करना है। ठीक है ना जी। अब ये चीज़ें बिल्कुल सही हैं, तिजारत भी होनी है और तिजारत एक लैंड रूट है और अफगानिस्तान एक लैंड लॉक्ड कंट्री है, तो उनकी तिजारत बरास्ता पाकिस्तान होती है, उससे भी इनकार नहीं किया जा सकता। हमारा एक ट्रांजिट ट्रेड एग्रीमेंट भी है, हम वो सब चीज़ें हैं, उसको भी हमने सामने रखना है। हमारी इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस को भी सामने रखना है और हमने अपनी नेशनल सिक्योरिटी को भी सामने रखना है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि अफगानिस्तान की हुकूमत पाकिस्तान के हुकाम के साथ बैठकर कोई ऐसा रास्ता निकाले कि जो हमारी कंसर्न्स हैं वो भी एड्रेस हो जाएं और उनकी जो दिक्कतें हैं उनका भी अजाला हो सके। कुरैशी साहब, जिस तरह से हमने देखा कि गुज़श्ता कुछ अरसे में भारत के साथ बहुत ज़्यादा कुर्बतें बढ़ी हैं अफ़गानिस्तान की, आप समझते हैं कि पाकिस्तान ने जिस तरह से अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है उस हवाले से अब इक़दामात भी अफ़गानिस्तान की हुकूमत उठाएगी? उनको उठाने चाहिए। देखिए, अफ़गानिस्तान को ये सोचना चाहिए मेरी राय में कि उनका मुस्तक़बिल और उनके मफादात पाकिस्तान के साथ जुड़े हुए हैं। हिंदुस्तान के साथ उनके दो तरफा ताल्लुकात हैं, वो एक आज़ाद मुल्क है, उन्हें ताल्लुकात रखने का पूरा हक पहुंचता है, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ पाकिस्तान। उनके ताल्लुकात बिल्कुल रखें, लेकिन उन ताल्लुकात को इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान पर कोई काली ज़र्ब लगाई जाए, पाकिस्तान के अंदर दहशत गर्दी के वाक़यात रूनुमा हों, ये मुनासिब नहीं है। और अफगानिस्तान को सोचना चाहिए हम उसके हमसाए हैं। आज भी लाखों अफगान हैं जो पाकिस्तान में पनाह लिए हुए हैं, जिनको पाकिस्तान फैसिलिटेट करता है। हमने उनकी मेहमान नवाजी की है, हमने उनकी खिदमत की है। आज भी उनकी मेडिकल फैसिलिटीज हैं, जो कुछ है पाकिस्तान के दरवाजे उनके लिए खुले रहे हैं। कि उनको एक लॉन्ग टर्म ओवरव्यू लेना होगा और फिर उनको ये भी देखना होगा कि वहाँ का इस्तेहकाम और अमन जो है क्या पाकिस्तान ज्यादा फैसिलिटेट कर सकता है या हिंदुस्तान? सही। और कुरैशी साहब, जिस तरह से अभी ये हालिया वाक़यात हुए दहशतगर्दी के, पाकिस्तान में कहा यह गया कि सरहद पार से दहशतगर्द आते हैं, उन्हें वहीं से फैसिलिटेट किया जा रहा होता है, वहीं से उन्हें कंट्रोल किया जा रहा होता है, तो ये गैर कानूनी तरीके से आते हैं। बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम, यहाँ पर बायोमेट्रिक सिस्टम की तनसीब की बात की गई थी, इस सिलसिले में भी बहुत काम करने की ज़रूरत है, लेकिन हुकूमत पाकिस्तान इस जानिब तवज्जो आखिर क्यों नहीं दे रही अभी तक? देखिए, बॉर्डर मैनेजमेंट का इशू एक पुराना इशू है और इसको रिजॉल्व करने की बारहा कोशिश होती रही है। एक तो आपको बॉर्डर को रेगुलेट तो करना होगा ना। कुछ हैं जो हमारे नॉन क्रॉसिंग